स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जिसमें प्लेसेज इन न्यूज पढ़े। इसके अलावा हम लोग एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़े थे। अब हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, इसमें पहला टर्म जो आपको चर्चा में थी वो था आपको पैराक्वेट। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि चर्चा में रहे ये शब्द पैराक्वेट क्या है, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, ये चर्चा में क्यों था? तो केरल की एक 24 वर्षीय महिला थी। उन्होंने एक लड़का को जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको वो खिला दी थी, जिसके वजह से वो लड़का मर गया था। तो देखिए, पैराक्वेट की अगर हम बात करें तो एक हाईली टॉक्सिक, नॉन सेलेक्टिव है और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो एक टर्म तो आपको समझ में आ गया कि पैराक्वेट क्या है, तो हर्बिसाइड है, यानी कि इसको घास जैसे यानी कि खेत में डाला जाता है ताकि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वो आपको मर सके, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ वर्ड है। नॉन सेलेक्टिव का क्या मतलब होता है? नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी हम इसको किसी खेत में डालेंगे ना, तो ये किसी भी पौधा के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी प्रकार के पौधा को मार देता है। यानी कि अच्छा, यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी पौधा है वो भी, और जो नहीं उपयोगी है वो भी। और कॉन्टैक्ट हार्बिसाइड का मतलब होता है कि जहाँ पर दवाई का कॉन्टैक्ट हो वहीं असर होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर पत्ता में कॉन्टैक्ट किया है तो उस पत्ता को ही पूरी तरह से सुखा देगा। नहीं तो कुछ ऐसे यानी कि जो नॉन कॉन्टैक्ट या एक बोलते हैं उसको कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, और दूसरा होता है आपको सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। तो वो होता क्या है कि वो जो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होता है वो उसके मैकेनिज्म में चला जाता है, पूरे रूट सिस्टम में जाता है, उसके वेन सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके पूरा पेड़ को सुखा देता है। जबकि ये जो है जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहीं आपको क्या करता है कि असर डालता है। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब अगला ना, कैसे भी आपको यूपीएससी इसका सेंटेंस बना सकती है, बस ध्यान देना। नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है, इसका एंटीडोट नहीं होता। ये आपको लंग्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर ह्यूमन में जाए तो। ध्यान दीजिए, यही हम आपको लिखे कि ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, सिस्टमेटिक हर्बिसाइड नहीं। और ये हम आपको बता दिए कि सिस्टमेटिक हर्बिसाइड क्या होता है, वो पूरे रूट सिस्टम में जाके, वेस्कुलर सिस्टम में जाके उस पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। तो ये हो गया। दूसरा वर्ड आपको चर्चा में है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी चर्चा में क्यों था कि ये सब जो है ना खाद्य सामग्रियाँ, ठीक है, उसमें दिया जाता है ताकि रंग उसका बढ़िया दिखे। तो ये हमारे यहाँ मनाही है, फिर इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो एक सिंथेटिक डाई है। ये क्या है? कलर है, ये सिंथेटिक कलर है, बनाया गया कलर है। सामान्यतः इसका उपयोग जो है, यही ध्यान रखिएगा कि टेक्सटाइल में होता है, पेपर में होता है, पेंट में होता है और बायोलॉजिकल स्टेनिंग में किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। दूसरा, क्या खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जा सकता है क्या? तो कहेंगे खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग पूरी तरह से अवैध है। लेकिन भारत में मिठाई में, गुलाब जामुन में, नमकीन में, आइसक्रीम में, मसाले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या उद्देश्य होता है? ताकि गुलाबी रंग हो सके और लाल रंग, चमकीला लाल रंग आप कह सकते हैं, वो दिख सके। तो क्या ये खाने योग्य सब्सटेंस है क्या? तो नहीं है सब्सटेंस खाने योग्य, ठीक है। ये पूरी तरह से अवैध ही है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट रोडामाइन बी के बारे में देखते हैं कि यह आपको कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर कारी होता है, और म्यूटाजेनिक होता है। म्यूटाजेनिक का मतलब हुआ कि ये हमारे डीएनए सिस्टम में जाके म्यूटेशन को क्रिएट कर देता है, यानी कि उत्परिवर्तन कर देता है, इसलिए इसको म्यूटाजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। FSSAI के अनुसार यह खाद्य योग्य रंग नहीं है, नॉन परमिटेड कलर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि क्या ये खाने योग्य रंग है क्या? तो मिला तो देता, लेकिन रंग खाने योग्य नहीं है। कुछ रंग होंगे खाने योग्य, लेकिन ये तो भाई रोडामाइन बी जो रंग है वो तो नहीं है खाने योग्य, ठीक है। यह एक फ्लोरोसेंट सिंथेटिक डाइस होता है, मतलब
केमिकल से बना एक रंग होता है जो रोशनी में चमकता है। ठीक है, इसलिए गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो रोडामाइन बी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा टर्म है, एडिंगटन लिमिट। ये भी चर्चा में थी, एडिंगटन सीमा। हालांकि ये बहुत कठिन है, फिर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, समझते हैं कि तारे के अंदर जो होता है ना, दो प्रकार की शक्ति होती है। एक होता है जिसका नाम है ग्रेविटी, जो तारे की ओर किसी पदार्थ को खींचने की ताकत रखता है। ठीक है, और दूसरा एक होता है रेडिएंट प्रेशर, जो आपको बाहर की ओर धकेलने वाली ताकत होती है। बाहर अंदर की ओर क्या धकेलाएगा? तो वो धकेलाएगा, कुछ पदार्थ होंगे, कुछ धूलकण होंगे, वो सब या तो ग्रेविटी की वजह से अंदर आएंगे, नहीं तो रेडिएंट प्रेशर की वजह से बाहर जाएगा। ये जो रेडिएंट प्रेशर होता है ना, वो फोटोन की वजह से आती है, यानी कि फोटोन का दबाव। अब ध्यान दीजिए, अगर रेडिएंट प्रेशर ग्रेविटी के बराबर है तब तो तारा स्थिर है। ठीक है, इसी संतुलन के लिए, अब ये स्थिर होने के लिए जितनी अधिकतम रोशनी हो सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिंगटन लिमिट। ठीक है, यानी कि रेडिएंट प्रेशर और ग्रेविटी ये जो इक्वल में होगा ना, तो उसमें इक्वल में लाने के लिए उसको कितनी अधिक रोशनी निकालनी पड़ेगी, कितना अधिक पदार्थ को खा के वो अपना एनर्जी पैदा करेगी। ठीक है, वही आपको एडिंगटन लिमिट होता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम केस 1 देखते हैं। दो कंडीशन हो सकता है एडिंगटन लिमिट से ऊपर, यानी अगर रेडिएंट प्रेशर ज़्यादा हो जाए ग्रेविटी से, तो क्या होगा? तारा या ब्लैक होल अपना मास खोता रहता है, यानी कि उसमें से पदार्थ बाहर निकलती रहती है। एक्रेशन रुक जाती है। एक्रेशन का मतलब होता है कि गैस, धूलकण ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए जो चीज़ होंगे, वो अंदर जब गिरती रहती है तो ये आपको रुक जाती है। ठीक है, जब रेडिएंट प्रेशर ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, यानी कि एडिंगटन लिमिट से ज़्यादा हो जाए। गैस जो है पदार्थ, वो बाहर उड़ जाती है, यानी कि गैस जो है वो बाहर निकलती जाती है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? उसका मास अपने आप कम होती जाएगी। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 ये है कि एडिंगटन से नीचे हो जाना, एडिंगटन लिमिट से नीचे हो जाना, यानी कि रेडिएंट प्रेशर कम होगा, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो पदार्थ को अपने अंदर ज़्यादा खाने लगेगी। ठीक है, और रेडिएंट प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पदार्थ को खाएगी नहीं, पदार्थ को ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अगर पदार्थ ज़्यादा निकलेगा तो मास कम होगा, पदार्थ उसके अंदर ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा? उसका मास बढ़ेगा, है कि नहीं? तो देखिए, होगा ये कि गैस आसानी से उसके अंदर, यानी कि तारा या ब्लैक होल के अंदर जाने लगेगी, उसका मास गेन होने लगेगा, एक्रीशन बढ़ने लगेगा, यानी धूल कण जो ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है वो इसके अंदर में क्या होगा? जाने लगेगी। ठीक है, और ये जितना अंदर जाएगा उतना मात्रा में वो एनर्जी पैदा करेगा? एनर्जी पैदा करेगा, और जितना एनर्जी पैदा करेगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। ठीक है ना? तो अगर ज़्यादा चमकेगा, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पदार्थ को खा रहा है, और वही आपको एडिंगटन सीमा को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म चर्चा में था नाभिकीय संलयन को लेकर, चाइना में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसके लिए आपको ये चर्चा में आ गई। तो चर्चा में क्यों था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम लोग से पूछा ये जाएगा कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, ये थोड़ी पूछेगा कि कहाँ चर्चा में थी, इसलिए हम वो बताने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, नाभिकीय संलयन की बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपस में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसे ही आपको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सिंपल, दो हल्का परमाणु है, वो जुड़ेगा, यानी कि दो हल्का परमाणु है, जुड़ेगा और भारी परमाणु बनाएगा, तब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। इसके विपरीत अगर बात करें नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की,
तो भारी नाभिक वाला परमाणु जो होगा वो टूटेगा और हल्के नाभिक वाला परमाणु का निर्माण करेगा। लेकिन इसमें ना तुलनात्मक रूप से, मतलब कि नाभिकीय संलयन की अपेक्षा में कम ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग दोनों पढ़ ले रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन भी और न्यूक्लियर फिजन भी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट, ये जो नाभिकीय विखंडन के विपरीत संलयन के लिए ना अत्यधिक ताप और दबाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप की जरूरत पड़ती है और दबाव की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये जो विखंडन होता है ना, नाभिकीय विखंडन की तुलना में संलयन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, आपको न्यूनतम रेडियो एक्टिव अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए इसको कभी कभी क्लीन एनर्जी भी तो कह देते हैं। ठीक है, तो कम रेडियो एक्टिव अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं तथा इसमें अनियंत्रित अभिक्रिया का कोई संकट भी नहीं होता, अनियंत्रित अभिक्रिया का कोई संकट भी नहीं होता। ठीक है, और वे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं, यानी कि संलयन अभिक्रिया जो है वो आपको अनियंत्रित नहीं होता और वो ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, जबकि विखंडन अभिक्रिया जो होता है, अगर मान लीजिए कि वो अनियंत्रित हो जाएगा तो आपको परमाणु बम बन जाएगा। ठीक है ना, तो परमाणु बम क्या है? परमाणु बम कुछ नहीं है, बस क्या है कि वो आपको न्यूक्लियर ये जो फिजन है उसी का अनियंत्रित रूप है। क्या? परमाणु बम। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्काल के लिए आप लोग के लिए HW है कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये पता करके रखिए। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ आप लोग इसका अंतर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।